नमस्कार। हिंदी कौशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष एक नए शीर्षक के साथ, और आज का हमारा शीर्षक है स्वरों का वर्गीकरण। वैसे तो इससे पहली कक्षा में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वह स्वर और व्यंजन का संक्षिप्त वर्णन था, जो कि सामान्य रूप से विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्याकरण में पढ़ाया जाता है। और आज हम उसी विषय पर स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और स्वरों के वर्गीकरण का सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है स्वरों का वर्गीकरण। आगे बढ़ने से पहले एक बार स्वर दोहरा लेते हैं। जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। शेष 2 वर्ण जिन्हें अंक और अह कहा जाता है, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अंक को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। यही स्वर जब व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखे या पढ़े जाते हैं तो ये मात्रा के रूप में उभरकर सामने आते हैं। स्वरों का मात्रिक स्वरूप कुछ इस प्रकार है। इन्हें हम स्वरों के मात्रा चिन्ह भी कहते हैं, और यही मात्रा चिन्ह जब व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं तो इनका उच्चारण कुछ इस तरह से होता है: क, का, कि, कु, क्री, के, कई, को, कौ। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि लिखने को तो हमने 13 वर्ण लिखे, पर स्वर मात्र 11 ही क्यों कहे? क्योंकि अंग जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और आहा जिसे हम विसर्ग कहते हैं, वे स्वरों के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वास्तव में अंक का जो मात्रिक चिन्ह है वह व्यंजन के पंचमाक्षर को दर्शाता है, और इसी तरह से अह का जो विसर्ग चिन्ह है वह हल्की से ह की ध्वनि प्रदर्शित करता है। तो इस रूप में ये दोनों ही वर्णों का जो उच्चारण है वह बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें स्वरों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यदि यह स्वर नहीं है और स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है तो इन्हें व्यंजन होना चाहिए या ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अंक और अह को व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है। ये दोनों व्यंजन के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, क्योंकि व्यंजन लिखते और पढ़ते समय स्वर सदैव व्यंजन के पीछे आते हैं, और अंक और अह में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ स्वर पहले आते हैं और तत्पश्चात व्यंजन। इसी कारण इसे व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है, परंतु स्वर और व्यंजन की श्रेणी से बाहर होने के बाद भी अर्थवहन की दृष्टि से इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थवहन की दृष्टि से अंक और अह के मात्रा चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों में कुछ इस प्रकार से किया जाता है, और इस प्रकार हमारी 12 खड़ी पूर्ण होती है। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि अंग और आह ना तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह अर्थात अ के योग से बने वे वर्ण जिन्हें वह अर्थवहन की दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं। अब हम आते हैं स्वरों के वर्गीकरण पर। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जैसे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और जीवा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति से तात्पर्य है कि स्वर कैसे बने, और उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर का पहला भेद है मूल स्वर। मूल स्वर
वे स्वर जो अपने वास्तविक रूप में अर्थात जो स्वर किसी अन्य स्वर के योग से ना बने हों उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनमें है अ, ई, उ और री। उत्पत्ति के आधार पर स्वर का दूसरा भेद है संधि स्वर। संधि अर्थात किसी को जोड़ना। वे स्वर जो मूल स्वरों के मेल से या दो मूल स्वरों को जोड़कर बनते हैं वे स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त संधि स्वर के भी दो भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को सवर्ण तथा विजातीय स्वर को असवर्ण या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। सजातीय अर्थात समान जाति का। यहाँ पर सजातीय से तात्पर्य उन स्वरों से है जो दो एक ही स्वर जुड़ करके एक नए स्वर को बनाते हैं, अर्थात वे स्वर जो समान स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है कि अ और अ को जोड़ करके आ बनाया गया है, ई और ई को जोड़ करके बड़ी ई बनाई गई है और छोटा ऊ को जोड़ करके बड़ा ऊ बनाया गया है। सजातीय स्वरों को इसीलिए सवर्ण भी कहा जाता है। सवर्ण अर्थात समान वर्ण के योग से बने हुए स्वर, इसीलिए इसे समान सवर्ण और सजातीय स्वर कहा जाता है। संधि स्वर का दूसरा प्रकार है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर अर्थात दो अलग अलग स्वरों के योग से बना स्वर। यहाँ हमने उदाहरण भी दिया है, जैसे अ और ई से ए बना, अ और ए से ऐ बना, अ और उ से ओ बना, अ और ओ से औ बना। यहाँ आपने देखा होगा कि ए, ऐ, ओ, औ जिन स्वरों के योग से बने हैं वे दोनों ही स्वर अलग अलग हैं। इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहते हैं, अर्थात अलग अलग दो स्वरों के योग से बने हुए स्वर। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर किया गया है। उच्चारण काल से तात्पर्य है उच्चारण में लगने वाले समय से। अतः स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के बताए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर का प्रथम प्रकार है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी अन्य स्वर के संयोग के बनते हैं। इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि आपने जैसा इनकी परिभाषा में पढ़ा कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 2 मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण अधिकांशतः चिल्लाने, रोने या किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ओम, और जैसे जब हमें कोई पुकारता है तो हम जवाब देते हैं हाँ, तो हाँ जो होता है वो थोड़ा लंबा खिंचता है, तो इस स्थान पर प्लुत स्वर का प्रयोग माना जाता है। जैसे ही इसमें कहा भी गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर अर्थात एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति अर्थात होठों की आकृति, और यहाँ पर ओष्ठाकृति से तात्पर्य यह है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं और स्वरों के उच्चारण के समय
होठों की आकृति को देखते हुए ही यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का पहला प्रकार है वृत्ताकार स्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृत्ताकार अर्थात गोलाकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोलाकार आकृति बनाते हैं उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। यदि आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके होंठ भी गोलाकार आकृति बना रहे हैं। इसीलिए इन स्वरों को हम गोलाकार स्वर कहते हैं, क्योंकि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार हमारे होठों की आकृति को देखकर ही बताए गए हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर वृत्ताकार का उल्टा होता है, अर्थात इसमें हमारे होंठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं, इसके बदले वे थोड़े से फैल जाते हैं। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार आकृति न बनाते हुए फैल जाते हैं, तो उन स्वरों को हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, आई। यदि आप इनका उच्चारण करें तो आप अवृत्ताकार स्वरों की पहचान कर पाएंगे। स्वरों का चौथा वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर किया गया है। मुखाकृति से हमारा तात्पर्य है मुख की आकृति, अर्थात स्वरों के उच्चारण के समय हमारे मुख की आकृति कैसी होती है, किस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख कम खुलता है और किस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है। इसी आधार पर स्वर के 4 प्रकार बताए गए हैं: संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर का पहला प्रकार है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या कम खुलना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह कम खुलता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, ऊ, री। यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा मुंह अपेक्षाकृत कम खुलता है। मुखाकृति के आधार पर स्वर का दूसरा प्रकार है अर्धसंवृत स्वर। अर्ध अर्थात आधा, संवृत मतलब खुला हुआ। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है उन्हें हम अर्धसंवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। मुखाकृति के आधार पर स्वर का तीसरा प्रकार है विवृत स्वर। विवृत अर्थात अधिक खुला हुआ। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। आ का उच्चारण करते समय हम देखते हैं कि हमारा मुख अधिक खुलता है, इसीलिए आ को विवृत स्वर कहा जाता है। मुखाकृति के आधार पर स्वर का अगला प्रकार है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत अर्थात विवृत की अपेक्षा कम खुलना। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलता है उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, आई, औ। स्वरों का अगला वर्गीकरण जिह्वा प्रयोग के आधार पर किया गया है। जिह्वा प्रयोग से हमारा तात्पर्य है जीभ के प्रयोग से। स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किस प्रकार सक्रिय रहती है तथा कौन से स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। इसी आधार पर स्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा प्रयोग के आधार पर स्वर का पहला प्रकार है अग्र स्वर। अग्र अर्थात आगे। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आई, री। जैसा कि हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया भी है, जीभ का अग्र भाग अर्थात सबसे आगे का भाग। जिह्वा प्रयोग के आधार पर स्वर का दूसरा प्रकार है मध्य स्वर। मध्य अर्थात बीच में या बीच का। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का मध्य भाग अर्थात बीच का भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ।
जब हम अ का उच्चारण करते हैं या फिर कहना चाहिए कि जब अ से बने शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी जीभ के बीच के भाग में थोड़ी सी सक्रियता अनुभव करते हैं। जीवा प्रयोग के आधार पर स्वर का तीसरा प्रकार है पश्च स्वर। पश्च अर्थात पीछे का भाग। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा का पीछे का भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। इन स्वरों का उच्चारण हमारी जीभ के पिछले भाग से होता है, इसीलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर के साथ ही आज का हमारा स्वरों का वर्गीकरण यहीं समाप्त होता है। आज के इस कक्षा में हमने स्वरों के वर्गीकरण का सविस्तार अध्ययन करा, जिसमें हमने जाना कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और जीवा प्रयोग के आधार पर। अब इसके अगले कक्षा में हम व्यंजन के वर्गीकरण का सविस्तार अध्ययन करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।